के पहला अध्याय एक विकास के बारे में बात करेंगे। विकास इसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं और सामान्य अर्थों में इसको समझ सकते हैं प्रगति करना। प्रगति करना मतलब पहले से बेहतर स्थिति में होना। जैसे कि मान लेते हैं आप पहले कक्षा में थे, दूसरे कक्षा में गए, तीसरे कक्षा में गए, धीरे 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 आप अभी 10वीं कक्षा में, मतलब आप पहले से विकास कर लिए। पहला। दूसरा, मान ली पहले आप पैदल आते थे, अब आते हैं आप साइकिल में आते हैं, अर्थात आपने विकास कर लिया। तो पहले से बेहतर स्थिति में आना विकास है। अब हम बात करते हैं विकास के लक्ष्य क्या क्या हैं। हर इंसान के लिए विकास का लक्ष्य अलग होता है। आपके लिए विकास कुछ और है, मेरे लिए विकास कुछ और है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए उसका लक्ष्य क्या होगा? भूमिहीन ग्रामीण मजदूर चाहेगा कि उसके लिए अपना खुद का ज़मीन हो, उसे रोज़ काम करने को मिले, उससे आय किसी भी प्रकार से अधिक मिले, क्योंकि वो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। इसीलिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का लक्ष्य होगा कि वो अधिक से अधिक कमाए, रोज़ काम करे वो। दूसरा, किसान जो वर्षा पर निर्भर है, किसान जो वर्षा पर निर्भर है, उसके लिए विकास क्या होगा? वो चाहेगा कि उससे सिंचाई के साधन रोज़ मिले ताकि वो अच्छा फसल पैदा कर सके। अच्छा फसल पैदा होगा तो अच्छी खेती कर पाएगा, अच्छी खेती करेगा तो अच्छी कमाई कर पाएगा। शहरों में रहने वाले बेरोजगार युवक, वो क्या चाहेंगे? बेरोजगार युवक चाहेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी रोज़गार मिले ताकि वो भी नौकरी करे, अपनी बेरोजगारी दूर करे, ताकि उनकी गरीबी दूर हो। तो हर आदमी का विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। हम बात करते हैं अब विकास जो है कोई विकास ऐसा होता है जो किसी के लिए लाभकारी भी होता है, वही विकास दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे कि एक डैम बन रहा है, मान लीजिए आप डैम बन रहा है, तो डैम से क्या लाभ होगा? डैम से लाभ होगा जो उस गांव में, माना ये गांव है, गांव में अगर डैम बन रहा है तो ये इलाका तो पूरा डूब जाएगा। ये इलाका डूब जाने से यहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान होगा। अब फायदा क्या होगा? इसके आसपास वाले जितने जगह हैं, आसपास के गांव होंगे, आसपास के शहर होंगे, सब जगह सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो पाएगी, वो अच्छा सिंचाई कर पाएंगे, अच्छा फसल होगा। तो डैम का एक लाभकारी पक्ष क्या हुआ? आसपास के गाँव को फायदा हुआ, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरा बात करते हैं विदेशी गाड़ी। विदेशी गाड़ी आजकल आप देखेंगे बाजार में नए नए बाइक आ रहे, नई नई कारें आ रही है। ये क्या बता रही ये जब नया आए थे, जब ये नहीं आई थी उदारीकरण से पहले, उदारीकरण 1991 में हुआ था, मतलब वहाँ विदेशी कंपनी को भारत में आने का परमिशन मिला था। उस समय, उससे पहले एक पुरानी गाड़ी राजदूत चलती थी जो बहुत अच्छी गाड़ी समझी जाती थी। अब आप राजदूत कहीं नहीं पाएंगे। दूसरा, अब राजदूत क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि नई नई गाड़ी आ गई। अब पुरानी गाड़ी को कोई नहीं उतना पसंद करता है, वो उसके लिए हानि हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर विकास, यहाँ डैम बनने से अगल बगल गांव का विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ विकास हो रहा है, साथ साथ कहीं हानि भी हो रहा है। विदेशी गाड़ी आने से पुरानी गाड़ी का बिकना बंद हो गया, नई गाड़ी आने से वहाँ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला, यहाँ के लोगों को नया नया गाड़ी चलाने को मिला, तो यहाँ फ़ायदा हुआ। तो विकास जो होता है हर व्यक्ति के लिए अलग है, उसका मायना किसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदेह है। अब बात करते हैं कि देश का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास को मापने के लिए विभिन्न पहलू हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की कुल आय। देश की कुल आय यानी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के उत्पादन से जो आय प्राप्त होता है, वस्तुओं के और सेवाओं के उत्पादन से जो आय प्राप्त होता है, उसको देश की कुल आय कहते हैं। बात करते हैं औसत आय। औसत आय क्या है? औसत आय के विषय में हम विस्तार से बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं औसत आय की। औसत आय, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय
कहने प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक 5 परिवार वाले घर का अगर हम आय ना देखें तो मान लीजिए एक सॉरी टू से मैं इसके बारे में यहाँ पे विस्तार से बताऊंगा आपको। औसत आय मतलब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। इसको हम यहाँ विस्तार से समझते हैं। माना किसी दो देश हमने लिया है, ए और बी। वहाँ पे उस देश में समझने के लिए हमने दो देशों में 5 लोगों की मासिक आय ली है। पहला व्यक्ति कमा रहा है 9,500, दूसरा व्यक्ति कमा रहा है 10,500, तीसरा व्यक्ति कमा रहा है 9,800, चौथा व्यक्ति कमा रहा है 10,000 और पांचवा व्यक्ति कमा रहा है 10,200। अगर हम इसका कुल आय निकालेंगे तो इन सबको जोड़ना होगा। जोड़ते हैं कितना होता है 50,000। कुल व्यक्ति कितने हैं 5 यानी औसत आय कितना हो गया 10,000। अब देश बी में पहला व्यक्ति कमा रहा है 500, दूसरा व्यक्ति कमा रहा है 500, तीसरा व्यक्ति 500, चौथा व्यक्ति 500, पांचवा व्यक्ति 48,000। तो कुल आय हुआ 50,000। इन दोनों देश में हम देखते हैं कि दोनों का कुल आय समान है। औसत आय कैसे निकला है? कुल आय है 50,000, 5 लोग हैं, 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 को अगर 5 से भाग देते हैं तो होता है 10,000। सेम यहाँ भी 5 लोग हैं और कुल आय है 50,000। इसको 5 से भाग देंगे तो आएगा 10,000। यानी कि हम इस दोनों देश की तुलना करने पे पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा देश रहने के लिए अच्छा होगा। हमें रहने के लिए ज़्यादा अच्छा देश ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा कमा रहा है। और अब देश बी में देखेंगे, यहाँ 4 लोग सिर्फ 500 रुपया कमा रहे हैं, एक व्यक्ति है जो 48,000 कमा रहा है। यहाँ आय का वितरण असमान है और देश ए में आय का वितरण समान है। लगभग हर कोई कुछ न कुछ अच्छा कमा रहा है और देश बी में सिर्फ एक व्यक्ति कमा रहा है अच्छा, बाकी लोग सारे गरीब हैं। तो अगर मैं रहना चाहूँ किसी देश में तो मैं ए को ही चुनूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का वो विकसित है। इसको यहाँ औसत आय तो उतना है लेकिन इसको विकसित नहीं मानेंगे। हम किसको विकसित मानेंगे? हम ए को विकसित मानेंगे। ठीक है। अब हम बात, इसलिए हमने यहाँ लिखा है केवल आय को ही राष्ट्रीय आय का मापदंड नहीं कहा जा सकता है। अब हम उसके लिए विकास मापने के लिए कुछ और मापदंड भी हैं। जैसे कि मैं अब दूसरा मापदंड बता रहा हूँ। जैसे हमने 3 राज्य लिया है, हरियाणा, केरल और बिहार। बिहार की शिशु मृत्यु दर हमने दिखाया है। बिहार इन सब का साक्षरता दर भी दिखाया है, निबल उपस्थिति अनुपात भी दिखाया है और प्रति व्यक्ति आय भी दिखाया है। तो हम यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे, तो पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे। हरियाणा का आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 है। केरल का 15,05,516 है। बिहार का 34,168 है। यहाँ पे इन सब का औसत आय तो आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छा औसत आय किसका है? सबसे अच्छा औसत आय हरियाणा का है, उसके बाद केरल का और उसके बाद बिहार का। यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि हरियाणा सबसे बेहतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ हरियाणा सबसे बेहतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ आप देखते हैं शिशु मृत्यु दर हरियाणा का कितना है 36 और केरल का कितना है 12। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं वो शिशु मृत्यु दर है। यानी कि वहाँ 1,000 जीवित बच्चे में हरियाणा में 36 बच्चे मर जाते हैं, जबकि केरल में सिर्फ 12 बच्चे मरते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है कि केरल हरियाणा से बेहतर है। साक्षरता दर किसे कहते हैं? जब 7 वर्ष से अधिक के बच्चे जब अक्षर ज्ञान हो जाता है उसको साक्षरता दर कहते हैं। तो हरियाणा में साक्षरता दर 92 है और केरल में 94।
हरियाणा का साक्षरता दर 82 है और केरल का 94 है। मीन्स कहने का अर्थ है कि केरल में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कब होंगे? जब वो विकसित होगा, वहाँ स्कूल की अच्छी व्यवस्था होगी। यानी यहाँ भी केरल हरियाणा से बेहतर है। निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात मीन्स कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने लोगों का स्कूल में एडमिशन हुआ है। तो आप देखते हैं हरियाणा में 61 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और बाकी 39 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। केरल में 83 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बाकी 17 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा से केरल काफ़ी बेहतर है और बिहार यहाँ सबसे पिछड़ा हुआ नजर आएगा क्योंकि वो सब चीज़ में कम है। यहाँ हम देख सकते हैं हरियाणा सबसे बेहतर राज्य है इन तीनों में, क्योंकि यहाँ हरियाणा से बेहतर है केरल, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय में तो केरल पीछे है, लेकिन बाकी सभी चीज़ में अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मानव विकास जो है उन दोनों राज्यों से बेहतर है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मानव विकास, उसके विषय में अगले कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।